नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और समय कम बचाएं, दमदार आप तैयारी करते रहें बिना किसी बहाने के। ऐसा नहीं कि सर गांव में शादी आ गई, आस पड़ोस में कुछ फंक्शन हो गया, नहीं, आपको तैयारी करनी है। आपका लक्ष्य है, जब तक आप अपने लक्ष्य को देखकर आप अनुक्रिया नहीं करोगे तब तक आपको सफलता हासिल नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। शिक्षा मनोविज्ञान का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अधिगम। अधिगम के हमने पढ़े थे सिद्धांत। सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत पढ़े थे हमने? पावलो का सिद्धांत पढ़ लिया था, गेस्टाल्ट का सिद्धांत पढ़ लिया था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत हमने पढ़ लिया था, स्किनर का सिद्धांत हमने पढ़ लिया था। ऐसे करते करते हम आज पहुंचे हैं किस सिद्धांत की ओर? प्रबलन सिद्धांत। किस पे पहुंचे हैं? ठीक है, क्या है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रबलन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अन्य नाम के अंतर्गत क्या आता है कि इस सिद्धांत को हम क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर इसको प्रबलीबद्ध व्यवहार सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का अन्य नाम के अंतर्गत समपोषक सिद्धांत, गणित निगमन सिद्धांत, विधिक सिद्धांत, या जैविकीय सिद्धांत, या आत्म संशोधन सिद्धांत, या आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, सबलीकरण अवकलन सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत और यथार्थ का सिद्धांत। ये इस प्रबल सिद्धांत के प्रमुख अन्य नाम आपको दे रखे हैं। इसमें से किसी भी प्रकार का आपको एक नाम देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप सारे जो नाम है, अन्य नाम है किसके? प्रबलन सिद्धांत के, इन सभी के आपको नाम याद रखने हैं। ये नाम किस प्रकार क्यों दिए गए ये आगे हम वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। पहले एक क्वेश्चन आता हमारे सामने, सेकंड ग्रेड 2018 भर्ती के अंतर्गत पूछा गया है, जिसमें अंदर कहा गया है कि प्रेरणा प्रॉब्लम हर्ष सिद्धांत के प्रदाता है। यानी प्रेरणा प्रॉब्लम हर्ष के सिद्धांत के कौन प्रेरणादाता कौन है? तो ऑप्शन है आपके सामने हल, ये मिस प्रिंट है, थोड़ा हल देख लेना, हाल कर दिया है। दूसरा है फ्राइड, तीसरा मैस्लो और चौथा है कैप्सन। तो इसके अंतर्गत जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि प्रेरणा प्रॉब्लम हर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया है हल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। इस सिद्धांत को प्रतिपादक CL हल, यानी हल का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो वो है CL हल, जो 1915 के अंतर्गत अमेरिका में दिया था। 1942, 43 व 1952-53 में इस सिद्धांत का क्या हुआ था? संशोधन। यानी इस सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? CL हल ने किया था। कहां पर? अमेरिका के अंतर्गत। कब हुआ, कब किया? 1942-43 के अंतर्गत। और इसी सिद्धांत को 1952-53 के अंतर्गत इसका संशोधन हुआ था। इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इस सिद्धांत का वापस संशोधन होता है। कब? 1952-53 के अंतर्गत। इस चीज को आप याद रखें कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हल का जो सिद्धांत है वो उस सिद्धांत का संशोधन कब हुआ था, सिद्धांत प्रतिपादित कब किया था, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। अब बढ़ते आगे। पुस्तक है इसकी एक व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, व्यवहार का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंग्लिश नाम हो गया प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। आपको पूछ लिया जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर सिद्धांत पुस्तक किसने दी है? तो वो है CL हल ने। और व्यवहार के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने दी है? तो वो दी है CL हल ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं। CL हल ने क्या कहा था कि आवश्यकता की पूर्ति करना ही इस सिद्धांत का मुख्य तत्व है या मुख्य उद्देश्य है। इस सिद्धांत का जो मुख्य तत्व है वो क्या है कि आवश्यकता की पूर्ति करना।
यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी तो आप उसके प्रति अनुक्रिया नहीं करोगे। यानी आपको आवश्यकता होती है सरकारी जॉब की, इसलिए आप तैयारी कर दो। और मान लीजिए यदि आपको सरकारी जॉब में नहीं जाना है तो आप इसकी तैयारी नहीं करोगे। तभी तो कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। थॉर्नडाइक का कहना है कि अनुक्रिया उद्दीपक के कारण होती है, जबकि हल का कहना है कि अनुक्रिया उद्दीपक के कारण ना होकर आवश्यकता के कारण होती है। हमने जो पिछले जो सिद्धांत हमने पढ़े थे, उस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है कि जो व्यक्ति होता है ना, वो उद्दीपक को देख के अनुक्रिया करता है। यानी उसके सामने उसका लक्ष्य होता है, लक्ष्य को देखकर वो अनुक्रिया करता है ताकि उस लक्ष्य को हासिल कर सके। लेकिन हल ने क्या कहा है कि उद्दीपक के कारण नहीं, आपको आवश्यकता होने पर ही आप अनुक्रिया करते हो। जैसे आपको भूख लगी, आवश्यकता किसकी हुई? भोजन की, तब आपने भोजन ग्रहण किया। आपको प्यास लगी, आवश्यकता किस चीज की हुई? पानी की, तब आपने पानी पिया। यानी आपके जब तक आपकी आवश्यकता आपके सामने नहीं है, आपकी किसी चीज की आपको आवश्यकता नहीं है, तब तक आप उसके प्रति अनुक्रिया या किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करोगे। अब बढ़ते आगे। सीएल हल, जिसका आधार वाक्य है सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। यानी सीखना है जो कि आप कोई भी चीज सीखते हो वो आपकी आवश्यकता की होती है, क्या? पूर्ति होती है। जैसे आप बाइक चलाना सीखते हो, आवश्यकता की हुई क्या हुई कि आप बाइक से आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हो, इसलिए आपने क्या किया? बाइक को चलाना सीखा। तो क्या करना? सीखना है जो आवश्यकता की पूर्ति के द्वार होते हैं। कोई कार्य तभी सीखा जाता है जब आवश्यकता की पूर्ति हो, अन्यथा नहीं। आवश्यकता की पूर्ति होने पर चालक की शक्ति कम हो जाती है और ना होने पर क्रियाशील बन जाता है प्राणी। यानी इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? कहने का तात्पर्य ये है कि यदि जब व्यक्ति के सामने उसकी आवश्यकता होती है, किसी चीज की आवश्यकता, जैसे मुझे लिखने के लिए पेन की आवश्यकता हुई और मैं तब तक क्रिया करूंगा जब तक मुझे पेन प्राप्त नहीं होगा। जैसे मुझे पेन मिला, मैंने वो कार्य करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरी आवश्यकता थी सिर्फ और सिर्फ पेन प्राप्त करने की, ताकि मैं इससे लिख सकूं। पेन मुझे मिल गया तो अब मैं प्रयास नहीं करूंगा। तो सीएल हल का जो कहना है कि व्यक्ति जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तब तक वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, और जैसे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है वो क्रियाशील रहना बंद कर देता है या कम कर देता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हल ने किसके ऊपर प्रयोग किया? चूहे पर। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सीएल हल ने किस पर प्रयोग किया? तो वो है चूहा। ठीक है, कैसा प्रयोग किया था ये देखते हैं। हल ने बुलबुलाया, यानी एक बुलबुलाया बनाया गया था, एक बॉक्स हो गया या इस प्रकार का बुलबुलाया होता है। मैंने कभी बुलबुलाया देखा नहीं है, आप लोगों ने यदि देखा हो तो मैं जैसा बना रहा हूं आप उसके हिसाब से आप समझ जाना। जैसे एक प्रकार का ये बॉक्स हो गया, ठीक है, ये हमारा बुलबुलाया हो गया। इसमें इस तरह के गेट बने होते हैं। इस तरह का ये बुलबुले होता है, यानी सीधा रास्ता उसके अंतर्गत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ एक चूहे को बैठा दिया जाता है। ठीक है, चूहे को बैठा दिया है, चूहे को भूख लगती है, यहाँ बैठे हुए चूहे को क्या लगती है? भूख लगती है। तो वह सूंघता हुआ खाने की ओर जाकर अपना पेट भर ले। जैसे यहाँ पर रखा हुआ है क्या? खाना, यहाँ खाना रखा हुआ है,
ठीक है ना। तो ये यहाँ से निकलते हुए आगे निकलते जहाँ सूंघते सूंघते ये उस खाने की ओर चला जाता है और अपना पेट पर लेता है, और यदि उसे प्यास लगती है तो पानी की ओर जाकर वो अपनी प्यास को बुझा लेता है। तो हल ने क्या कहा कि जैसे चूहे को आवश्यकता हुई, किसकी, भोजन की आवश्यकता हुई, तो वो वहां से चला, सूंघता हुआ गया और वहां पर उसने भोजन प्राप्त हो गया। फिर उसको प्यास की आवश्यकता हुई, प्यास लगी, पानी की आवश्यकता हुई, तो वो गया और पानी पी के आ गया। तो हल का कहने का मतलब है जब आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है तब आप अनुक्रिया करते हो। छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं हम, ठीक है, उनको लिखने के लिए, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि मुझे लिखने के लिए कलम चाहिए, बैग चाहिए, टिफिन चाहिए, तब वो आगे बढ़ता है। जब वो सारी चीजें पूरी हो जाती है तब वो स्कूल जाता है। यानी आवश्यकता, जब तक आपकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब तक आप उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, प्रयास करते रहोगे कि मुझे ये सारी चीजें मिले। ठीक है, यहां तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम आगे। हल ने एक सूत्र का प्रतिपादित किया है, बी बराबर डी इंटू एच। बी का मतलब हो गया व्यवहार, डी हो गया चालक और एच हो गई आदत। यानी जो आपका व्यवहार है बराबर चालक इंटू आदत। चालक यानी आप जो कार्य कर रहे हो, आदत आपको पता ही है, ये बराबर क्या हो गया, व्यवहार। हल ने आदत शक्ति के निर्माण में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना गया है। किसने कहा कि यदि जो आपकी आदत है, जैसे मैं कोई कार्य कर रहा हूं, मुझे उस कार्य करने में मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग वो कार्य बार बार करता रहूंगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि पुनर्बलन, मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है तो प्रोत्साहन को क्या कहा गया, पुनर्बलन। तो आदत शक्ति का निर्माण करने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। यदि आपकी आदत को सुधारने में यदि आपको पुरस्कार प्राप्त नहीं होता है तो आप अपनी आदत को नहीं सुधार सकते हो। आप क्लास के अंतर्गत फर्स्ट आते हो लेकिन आपको किसी भी प्रकार का सम्मान पारितोषिक नहीं मिलता है, तो आप कहोगे कि यार जो फर्स्ट आ रहा है वही सेम है, जो लास्ट आ रहा है वही सेम है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी। तो लोग मेहनत क्यों करते हैं, ताकि उसको पुनर्बलन यानी प्रोत्साहन मिले उसको। ठीक है, तो ये बात हल ने सबसे महत्वपूर्ण मानी है। जो हल का सिद्धांत है परिसीमित प्रयोगात्मक आधार पर आधारित है और ये अधिक गणितीय संख्यात्मक सिद्धांति पूर्ण व स्थायी है। ये एक प्रकार का जो सिद्धांत है वो गणितीय नियमों के आधार पर है और एकदम स्थायी सिद्धांत है, और जो सैद्धांतिक रूप से पूर्ण रूप से सिद्धांत इसको कहा गया है। क्वेश्चन है आपके सामने कि बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोग पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस आधारित पर था है, ये पूछा गया आपको द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इस चीज को याद रख लेना, वापस रिपीट हो सकता है। क्या कहा, बीएफ स्किनर का जो अधिगम सिद्धांत है उसका मुख्यतः प्रयोगशाला पर आधारित था, जबकि जो हल का सिद्धांत है वो किस आधारित पर है। तो सबसे पहले हमारे सामने ऑप्शन आता है परिकल्पनाओं पर, दूसरा है गणितीय गणनाओं पर, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगशाला से बाहर किए गए प्रयोग पर, और चौथा है सामाजिक अधिगम पर। तो इसमें से ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा गणितीय गणनाओं पर। जो जो हल का सिद्धांत है वो गणितीय गणनाओं पर आधारित है। अब इसका क्या, इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है वो हम देखते हैं। आवश्यकता की पूर्ति के लिए उठाया गया हर एक सफल कदम व्यक्ति को पुनर्बलन देता है, कदम है व्यक्ति को पुनर्बलन देता है, तथा व्यक्ति क्रमबद्ध तरीके से व्यवहार करते हुए अपने चालक को शांत करता है। कहने का मतलब यह है कि जब आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, हर एक कदम उठाते हैं, उस
जैसे हमारे सामने कोई समस्या आती है, वो समस्या से निपटने के लिए हम अलग अलग प्रकार के प्रयास करते हैं, वैसे ही हमें किसी चीज़ की जरूरत होती है। जैसे आज आप गांव को छोड़ के शहर के अंतर्गत आप पढ़ने आते हो, आपको आवश्यकता हुई पैसों की। अब पैसे, आप ऐसे तो नहीं है कि आपको पैसों की जरूरत हुई और आपने मन में कहा कि मुझे पैसे मिल जाए और आपके बैग में पैसे आ गए, नहीं। तो आवश्यकता उस चीज़ की होती है जब उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, कार्य करते हो। घर में सीधे पापा से ना मांग के आप मम्मी को कॉल करते हो, मम्मी से बात ना करके आप भाई से बात करते हो, अपनी सिस्टर से बात करते हो, ठीक है। उनके जरिए आप जो भी कार्य करते हो, फिर अकॉर्डिंग आप जब तक आपको पैसे नहीं मिलते हैं तब तक आप प्रयास करते रहते हो। जैसे ही आपके पास पैसे पहुंचे, आपने वो प्रयास करना बंद कर दिया। तो क्या कहेंगे कि हर एक जो कदम उठाया गया है वो पुनर्बलन देता है। जैसे आपने मम्मी से बात की और मम्मी ने कहा हाँ मैं तेरे पापा से बात करके पैसे दिलाऊंगी, तो आपको लगा कि हाँ ये एक प्रकार का पुनर्बलन मिला आपको कि हाँ अब लग रहा है कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तथा व्यक्ति क्रमबद्ध तरीके से, मान लीजिए मम्मी उस चीज को भूल जाती है, हम भाई को फोन करते हैं, ठीक है ना। हम एक क्रमबद्ध तरीके से चलते व्यवहार करते हुए और अपने चालक को शांत करते हैं कि अब भाई को कॉल किया, अब तो पैसे आने ही आने हैं। अपने आप को मतलब कहते हैं कि हाँ अब ये चीज मुझे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सिद्धांत आवश्यकता की पूर्ति पर बल देता है। आवश्यकता की पूर्ति यानी जब किसी चीज की आवश्यकता होती है उसके लिए आपको कार्य करना ही होगा। तो आवश्यकता की पूर्ति पर यह सिद्धांत क्या देता है, बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को आवश्यकता के अनुसार शिक्षण प्रदान कराना चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है कि स्कूल के अंतर्गत यदि आप एक अध्यापक के तौर पर कार्य कर रहे हो तो बालक को आवश्यकता के अनुसार, मतलब बच्चे को जरूरत हुई कि भाई हाँ मुझे इस चीज की जरूरत है, आप क्लास के अंतर्गत पढ़ा रहे हो लेकिन बच्चों को जरूरत हुई कि नहीं, आप जैसे पढ़ा के चले गए, बच्चों को समझ में नहीं आया, आवश्यकता है कि उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करो। तो एक शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि उस टॉपिक को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए ताकि उस बच्चों की आवश्यकता है वो उसको पूर्ण कर सकता है, ठीक है। फिर सिद्धांत व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। इसकी जो सिद्धांत है या इसका जो लक्ष्य है, आपको आवश्यकता हुई भोजन की, भूख लगी, आवश्यकता भोजन की, तो आपका लक्ष्य और उद्देश्य आपका फिक्स है कि मुझे भोजन प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि मुझे भूख लगी और मैं पानी पी के उस अपनी भूख को शांत करता हूँ, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक और पावलो के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। थॉर्नडाइक और पावलो ने क्या कहा कि आप अब अपना जो उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करते हो उसी अकॉर्डिंग ये क्या कहा गया है कि आवश्यकताओं को देखकर आप जो भी क्रिया कर रहे हो वो इस सिद्धांत के अंतर्गत बताई गई है। यहाँ तक आपको सारा सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब इस सिद्धांत का जो मुख्य जो है वो होती है, सबसे पहले आपको आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता हो गई, आप हो गए चालक, आपने शुरू की क्रिया, आपके सामने लक्ष्य है और जैसे ही वो आपको लक्ष्य प्राप्त हुआ, आपका जो चालक है, जो आपकी जो क्रिया है वो शांत हो गई या न्यून हो गई। यहाँ आपको आवश्यकता पड़ी, चालक के अंतर्गत उस चीज को प्राप्त करने के लिए उत्तेजित था, आपकी जो क्रिया थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना, ये क्रिया। फिर वो जो लक्ष्य, जैसे आपको लक्ष्य की प्राप्ति हुई, आपकी जो चालक क्षमता है वो कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हल का सिद्धांत होता है हमारा कंप्लीट। अब है हमारा नेक्स्ट सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है, टॉलमैन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। टॉलमैन का सिद्धांत हम बात करें, हल का सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है टॉलमैन का सिद्धांत, उसके अंतर्गत पहला नाम है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। फिर इसी सिद्धांत को कहा गया है प्रतीक सिद्धांत, अव्यक्त सिद्धांत या गुप्त अधिगम सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत, ज्ञान का मानचित्र सिद्धांत और संज्ञानात्मक नक्शा सिद्धांत। ये टॉलमैन का जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप कहोगे सर नाम हम कैसे, इतने नाम कैसे याद करें? तो नाम के लिए आपको एक ट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आप रट के नाम ना तो आज याद कर सकते हो ना कल याद कर सकते हो, ठीक है। 100 में से एक स्टूडेंट नाम याद कर सकता है, बाकी आपको ट्रिक के आधार पर ही नाम समझना है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, चिन्ह, ठीक है। चिन्ह को क्या कहते हैं, प्रतीक कह सकते हैं भाई। जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं, आगे मोड़ है तो वहां आता है बोर्ड लिखा हुआ, इसके आगे विकेट मोड़ है, तो एक प्रकार का चिन्ह होता है, हमें पता चलता है कि आगे मोड़ है, ठीक है। तो चिन्ह क्या है, अव्यक्त, हमें ये चीज नहीं बता रहा है कि मोड़ कितना लंबा है कितना नहीं है, लेकिन वो चिन्ह बता रहा है कि यहाँ पे आगे मोड़ है,
तो अव्यक्त है या गुप्त है, जिसका क्या है, उद्देश्य पूर्ण है, पूर्ण रूप से उसके उद्देश्य है, जो हमें क्या दर्शाता है, मानचित्र, और मानचित्र को हम क्या कहते हैं, नक्शा। ठीक है, इस तरह से आप अपनी खुद की ट्रिक बना के आप जो भी इस सिद्धांत के नाम है वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। टोलमैन के अनुसार बालक चिन्हों के माध्यम से अधिगम करता है, उन्हें वातावरण में उद्दीपकों को चिन्ह नाम दिया है। यानी क्या टोलमैन क्या कह रहे हैं कि बालक है जो चिन्हों के माध्यम से अपना अधिगम करते हैं, वो सीखते हैं, जैसे स्कूल के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है, और अलग अलग कक्षा के ऊपर लिखा हुआ, कक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जितनी भी कक्षाएं उन कक्षाओं के ऊपर नाम लिखा होता है, प्रयोगशाला पे नाम लिखा है, लाइब्रेरी के ऊपर नाम लिखा है, ऑफिस के ऊपर नाम लिखा है, खेल सामग्री रखी हुई वहाँ उनका स्पोर्ट्स सामग्री, स्पोर्ट्स रूम नाम लिखा हुआ है, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे चिन्ह अंकित कर रखे हैं जिससे उसको पता चल जाए कि हाँ फलाना रूम है, इसके अंदर ये क्लास है, यह ऑफिस रूम है, यह रसोई घर है, या खेल की सामग्री रखी हुई है। वो उन चिन्हों को देख के ही समझ जाता है कि ये जो रूम है इसमें ये चीज रखी होगी। तो क्या कह रहे हैं कि बालक चिन्हों के माध्यम से क्या करता है, अधिगम करता है। ठीक है, और उन्हें वातावरण में उद्दीपकों को चिन्ह दे दिया है। जैसे आप आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो और आपके सामने एक निशान आता है ये, और लिखा हुआ होता है दुकान इधर है। जिसको पता है उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे किसकी दुकान है। मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि दुकान इधर है, और लोगों को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज मिलती है। ठीक है, बाकी यदि मान लो यदि ये लिखा होता है मंदिर है, तो अब आप हर कोई व्यक्ति अलग अलग बताएगा, हनुमान जी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक वहां मंदिर में जाके देख नहीं लेते हो कि हाँ ये किस भगवान का मंदिर है, तब तक आपको पता नहीं चलता। लेकिन यह जो चिन्ह और ये जो नाम कि दुकान इधर है, चलो ये ना होके आपको एक चीज और, ये ऐसे निशान दे दिया, तैयार मिलती है। ठीक है, तैयार मिलती है, बस उन लोगों को पता चल जाता है कि हाँ यहां पर वो चीज मिलती है। क्या उनके दिमाग में क्या वो चिन्ह के माध्यम से वो चीजें सीख रखी है कि यहां पे वो शराब की दुकान है। ठीक है, ये सिर्फ एक चिन्ह, चलो मान लो ये तैयार मिलती है ये भी ना लिखे, ठीक है, और ये सिर्फ एक चिन्ह दर्शा दे, तो भी उन लोगों को पता चल जाता है कि हाँ यहां पर शराब की दुकान है, क्योंकि इस चिन्ह को देखकर उन्होंने अधिगम कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। टोलमैन के अनुसार सीखने की क्रिया में उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। यानी उद्देश्य का विशेष महत्व है। यदि आप कुछ चीज सीख रहे हो, जैसे आप पढ़ना लिखना सीख रहे हो, आप हल का सिद्धांत सीख रहे हो, आप टोलमैन का सिद्धांत सीख रहे हो, तो आपको उद्देश्य होना चाहिए आप क्यों सीख रहे हो। कि भाई मेरे 3rd ग्रेड के अंतर्गत सेकंड ग्रेड के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान में ये टॉपिक सिलेबस के अंतर्गत आ रखा है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपका उद्देश्य होगा तभी आप उसी चीज को सीख सकते हो। यदि आपका उद्देश्य ही नहीं है, आपका उद्देश्य न कुछ भी नहीं है, तो आप वो चीजें नहीं सीखते हो। ये 101% है। उसके अनुसार प्राणी की सभी क्रियाएं उद्देश्य पूर्ण या प्रयोजन पूर्ण होती है। आप कितना भी कठिन कार्य आपके सामने हो और आपका यदि मान लो उद्देश्य आपका है कि मेरा उद्देश्य है मुझे कलेक्टर बनना है, और आप कभी कांस्टेबल का पेपर पास नहीं कर पाए, लेकिन आपका उद्देश्य आपका लक्ष्य है कि मैं कलेक्टर बनूंगा, तो
आपको कलेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका उद्देश्य 101% है। आप उसी अकॉर्डिंग आप क्रिया करोगे, आप उसी अकॉर्डिंग तैयारी करोगे। जीवन में हर एक व्यक्ति का एक उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि हाँ, मुझे मेरे जीवन में ये काम करना है। यदि आपका उद्देश्य में कोई है नहीं, कोई मजे वाली बात नहीं है, तो आप उस चीज में आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है। टॉलमैन ने 1932 में चूहे पर प्रयोग किया, और टॉलमैन ने चूहे को 2 समूह बनाए। यानी टॉलमैन ने भी किसके ऊपर प्रयोग किया था? चूहों पर प्रयोग किया था। और इसने क्या कहा था कि इसने चूहों के 2 समूह बनाए थे। उन समूह पर कैसे इन्होंने परीक्षण किया वो देखते हैं हम आगे। कि उन्होंने बुलबुले के एक स्थान पर भोजन रख दिया और ए समूह के चूहों को बुलबुले में छोड़ दिया, तो वहां भोजन वाले स्थान पर शीघ्र पहुंच गए। यानी एक बुलबुला बनाया गया और एक जगह भोजन रखा गया। इसमें 2 ग्रुप बनाए गए चूहों के, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप वाले चूहों को छोड़ा गया, तो उन्होंने छोड़ते ही वो शीघ्र भोजन वाले स्थान पर चले गए। अब यही क्रिया बी समूह वाले चूहों के साथ करते हैं, लेकिन वहां भोजन नहीं रखते हैं। तो क्या करते हैं? बुलबुले छोड़ते हैं, तो वो इतनी जल्दी भोजन वाले स्थान पर नहीं पहुंचते हैं जितने ए समूह वाले पहुंचते हैं। यानी ए समूह वाले चूहों के सामने भोजन रखा गया जिससे वो जल्दी पहुंच गए। बी समूह वाले चूहों को छोड़ा गया तो भोजन नहीं रखा गया, तो वो थोड़ी देरी बाद पहुंचे। लेकिन वापस भोजन रखकर बी समूह के चूहों को बुलबुले में छोड़ दिया, तो वह भोजन वाले स्थान पर ए समूह से भी शीघ्र पहुंच गए। यानी वापस ये प्रयोग किसके ऊपर किया गया? बी समूह वाले चूहों पर किया गया था। कैसे किया? कि पहले बी समूह वालों को छोड़ा गया था बुलबुले में, लेकिन भोजन नहीं दिया था। फिर दूसरी बार छोड़ा गया, भोजन रखा गया, तो वो ए समूह, जितना ए समूह को पहुंचने में समय लगा था, उतना उनको बी समूह वालों को पहुंचने में समय नहीं लगा था, क्योंकि वो उस चीज से वाकिफ हो गए थे कि हाँ, ये स्थान यहाँ पर है, यहाँ से बंद है, यहाँ से निकलना है, यहाँ से आगे बढ़ना है। ठीक है। उनका जो अपना जो पिछला पास्ट में जो उनका जो समय बीता या उनकी पिछली चीज को याद रखते हुए उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है। तो ये चूहे वाला मैटर आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्योंकि बी समूह वाले चूहों को अधिगम पहले से ही हो चुका था, क्योंकि उन्होंने पहले चक्कर मारा था लेकिन भोजन नहीं मिला था। अब दूसरी बार भोजन रखा गया तो उनको पता है कि यहाँ सीधा रास्ता यहाँ से है। ठीक है। तो अधिगम पहले से हो चुका था, लेकिन उन्होंने इसे व्यक्त नहीं किया था, इसलिए इसे अव्यक्त अधिगम व गुप्त अधिगम भी कहते हैं। यानी चूहा ने उस चीज को व्यक्त नहीं किया था कि भाई मुझे भोजन मिला या नहीं मिला, लेकिन सेकंड टाइम उसको जैसे ही छोड़ा गया तो वो ए समूह से पहले चले गए, तो इसको क्या गया? व्यक्त नहीं किया था, तो इसको क्या गया? अव्यक्त अधिगम या गुप्त अधिगम भी कहा जाता है। टॉलमैन ने चूहों पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का अनुसरण किया जाता है। यानी आपको उद्देश्य प्राप्त करने हैं तो आप प्रतीकों का अनुसरण करके ही आगे बढ़ोगे। आपके सामने ये एक रेस खेल का मैदान है, ठीक है ना, और एक बाधा दौड़ होती है जिसमें यहाँ ऐसे ऐसे बाधा, यहाँ खड्डा हो जाता है, यहाँ पानी हो जाता है, यहाँ ऐसी कुछ करके बाधा हो जाती है। अब आपको पहली बार दौड़ाया जाता है, ठीक है, पहली बार मान लीजिए आप 4 मिनट में ये रेस कंप्लीट करते हो, और वही आपको दूसरी बार दौड़ाया जाए तो आप 3.5 मिनट में ये रेस कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि आपको अधिगम हो जाता है कि यहाँ पर खड्डा है, यहाँ पर इस हाइट पे इतना जंप लगाना है या करना है, ये सारा अधिगम आपको पहले ज्ञात हो जाता है। लेकिन आप इस चीज को व्यक्त नहीं करते हो तो फिर आपको ये चीज पार करने में समय कम लगता है। ठीक है दोस्तों, फिर कहा गया है कि प्राणी संज्ञानात्मक योग्यताओं के सारे संपूर्ण स्थिति का मानसिक मानचित्र बना लेता है, इसलिए इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत उन्होंने करके सीखा है, उसका जो पिछला अनुभव था उसी को
आधार मान के इन्होंने अपना अगला कार्य किया था। उनको पता था कि खेल के मैदान में इस प्रकार की बाधाएं, इस प्रकार के खड्डे, इस प्रकार के कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई थी, वहाँ पर ऐसी चीज़ रखी हुई है, इनको पूरा पता था। जब उनका सेकंड राउंड हुआ तो उन सबको पता था और वो इस चीज़ को आसानी से हासिल कर पाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। टॉलमैन का सिद्धांत है विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है। इसके अलावा वाटसन का व्यवहारवाद, मैकडूगल का हर्मिक मनोविज्ञान, वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान व मनोविश्लेषणवाद व संज्ञानवाद पर आधारित हैं। इसके अंदर कहा गया है कि जो टॉलमैन का सिद्धांत है वो विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है। उसी आधार पर वाटसन का व्यवहारवाद पर आधारित है, मैकडूगल का हार्मिक मनोविज्ञान पर आधारित है, वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान और गेस्टाल्ट का मनोविज्ञान व मनोविश्लेषणवाद व संज्ञानवाद पर आधारित इनके अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। ये आपको याद होने चाहिए। इसमें से पूछा जा सकता है कि टॉलमैन का सिद्धांत किस आधारित पर है, तो विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है। ठीक है, इंपोर्टेंट करके आप इस चीज़ को नोट कर लें ताकि आपके भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद एवं समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है। इसके अंतर्गत उद्दीपक परिवर्तन सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहारवाद सिद्धांत, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत और अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का इसके अंतर्गत क्या मिलता है? मिश्रण मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक समाप्त हो रही है। आज हमने हल का सिद्धांत और टॉलमैन का सिद्धांत दोनों हमने पढ़े हैं। आप इसको अच्छे से पूरा आराम से देखते हुए इस चीज़ को समझें। साथ ही साथ इसमें सिद्धांत में किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगे तो आप वापस कमेंट बॉक्स के अंदर पे मुझे जवाब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी अगले जैसे ही जो नया सत्र सेशन लेंगे उसके अंदर आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते हुए अगले सेशन को हम शुरू करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार इस वीडियो पर बना रहे। धन्यवाद।